हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम भर्ती परीक्षा के लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि संसद में प्रश्नकाल का टाइम होता है। इससे पूछा गया कि जो संसद में प्रश्नकाल का टाइम होता है वह कौन सा टाइम होता है। तो संसद में प्रश्नकाल का टाइम होता है वह होता है 11 बजे से 12 बजे। 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम प्रश्नकाल का टाइम होता है। यह संसद का पहला घंटा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संसद में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर मौखिक दिया जाता है कहलाते हैं। इससे पूछा गया कि संसद में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर मौखिक दिया जाता है कौन से प्रश्न कहलाते हैं। साथियों, संसद में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरह के? 3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक होते हैं तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, और एक होते हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न। ठीक है ना, अल्प सूचना वाले प्रश्न। ठीक है, तो संसद में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनमें से जिनका उत्तर मौखिक दिया जाता है वे होते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर है जो मौखिक रूप से दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संसद में अतारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। इसमें पूछा गया कि संसद में जो अतारांकित प्रश्न होते हैं उनका उत्तर कैसे दिया जाता है। तो संसद में अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। किसमें? लिखित रूप में अतारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद प्रारंभ होता है। इसे पूछा गया कि संसद के प्रश्नकाल के तुरंत बाद कौन सा काल प्रारंभ होता है। तो संसद के तुरंत बाद शून्यकाल प्रारंभ होता है। कौन सा? शून्यकाल प्रारंभ होता है। और शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है। ठीक है, शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है। साथियों, शून्यकाल का प्रारंभ भारत से ही किया गया। ठीक है, इसे किसी देश से नहीं लिया गया, इसका प्रारंभ भारत से ही किया गया। और भारत में इसकी शुरुआत 1962 ईस्वी में की गई थी। कब? शून्यकाल की शुरुआत भारत में 1962 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है शून्यकाल का समय होता है। इसे पूछा गया कि जो शून्यकाल होता है उसका समय कौन सा होता है। तो शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे के बीच का जो 1 घंटा होता है वह शून्यकाल का समय कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में शून्यकाल का प्रावधान लिया गया। इससे पूछा गया कि भारतीय संसद में शून्यकाल का प्रावधान कब से लिया गया। तो भारतीय संसद में शून्यकाल का प्रारंभ भारत में ही प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसको किसी देश से नहीं लिया गया, इसका प्रारंभ भारत में ही किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब की गई। इससे पूछा गया कि भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब की गई थी। तो शून्यकाल की शुरुआत 1962 ईस्वी में की गई थी। कब? भारत में शून्यकाल की शुरुआत 1962 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव कहलाता है। इससे पूछा गया कि किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव कौन सा प्रस्ताव कहलाता है। साथियों, किसी सदस्य द्वारा यदि वाद विवाद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसका उल्लेख है। इससे पूछा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संसद में विधेयक कितने प्रकार के पेश किए जाते हैं। मतलब संसद में विधेयक हैं जो कितने प्रकार से पेश किए जाते हैं। तो संसद में विधेयक हैं जो 2 प्रकार से पेश किए जाते हैं। कितने प्रकार से? 2 तरह से पेश किए जाते हैं। एक तो होता है सरकारी विधेयक जो मंत्रियों के द्वारा पेश किया जाता है। एक होता है गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, गैर सरकारी विधेयक, यह
संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। तो संसद में 2 प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस विधेयक को संसद के मंत्रियों के द्वारा पेश किया जाता है कहलाता है। इसमें पूछा गया कि जिस विधेयक को संसद के मंत्रियों के द्वारा पेश किया जाता है वह विधेयक कौन सा विधेयक कहलाता है। तो वह विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है? सरकारी विधेयक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। इससे पूछा गया कि जो राष्ट्रपति है वह किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 110 संबंधित है। इसमें पूछा गया कि अनुच्छेद 110 जो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 110 जो धन विधेयक से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। इसे पूछा गया कि जो धन विधेयक है उसको राज्यसभा जो अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, इससे ज़्यादा राज्यसभा नहीं रोक सकती। यदि इससे ज़्यादा राज्यसभा धन विधेयक को रोकती है तो उसे पारित मान लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को केवल पेश कर सकते हैं। इससे पूछा गया कि धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है। तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं। कहाँ पर? केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है। इससे पूछा गया कि धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसे संसद के किसी सदन में पेश किया जा सकता है। नहीं, इसे संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता, ये गलत है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। हाँ, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है ना। इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। नहीं साथियों, जो धन विधेयक है उसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि उसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और यह लोकसभा अध्यक्ष का इसमें पूरा पावर होता है। ठीक है, और इसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक है, और जो राज्यसभा है वह अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, ना कि 6 माह तक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी सही होगा कि इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साधारण विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इससे पूछा गया कि साधारण विधेयक है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसे संसद के किसी सदन में पेश किया जा सकता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार की लौटा सकता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। साथ ही जो साधारण विधेयक है वह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार की लौटा सकता है, ये भी सही है। राज्यसभा इसे अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, ये भी सही है। लेकिन यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि इसे केवल लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता, इसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जो साधारण विधेयक है उसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। इससे पूछा गया है कि किस विधेयक के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। तो राष्ट्रपति है जो धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुलाता है। ठीक है, बाकी साधारण विधेयक के संबंध में बुलाता है, वित्तीय विधेयक के संबंध में बुलाता है और संविधान संशोधन के विधेयक में भी राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। तो जो धन विधेयक है उसके संबंध में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1950 से अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। इससे पूछा गया कि 1950 से अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। आपको बताना है कि 1950 से अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो 1950 से अब तक कुल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। कितनी बार? 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। कब कब बुलाई गई है देखते हैं। पहली बार बुलाई गई है दहेज प्रतिषेध विधेयक के संबंध में, दहेज प्रतिषेध विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। दूसरी बुलाई गई थी बैंक सेवा आयोग
विधेयक के संबंध में, ठीक है। तीसरी बुलाई गई थी आतंकवाद निवारक विधेयक के संबंध में। तो कुल अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध विधेयक कब लाया गया। इससे पूछा गया कि जो दहेज प्रतिषेध विधेयक है जो कब लाया गया था। तो दहेज प्रतिषेध विधेयक है जो 1960 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था? 1960 ईस्वी में लाया गया था। और इस विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। कौन सी संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आतंकवाद निवारक विधेयक लाया गया। इससे पूछा गया कि आतंकवाद निवारक विधेयक कब लाया गया। तो आतंकवाद निवारक विधेयक 2002 में लाया गया। कब लाया गया? 2002 में लाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान में किस अनुच्छेद में बजट का वर्णन किया गया है। इससे पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का वर्णन किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस वर्ष रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा। इससे पूछा गया कि किस वर्ष रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा। तो आपको बताना कि किस वर्ष रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा। तो वर्ष 2017 से, ठीक है, वर्ष 2017 से रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा, ठीक है। इसके पहले रेल बजट को अलग पेश किया जाता था और आम बजट को अलग पेश किया जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।